हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो सीए इंटर अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे 9th रहेगा आज। दो स्टैंडर्ड हमने कवर कर दिया। आज की वीडियो में आपको दो स्टैंडर्ड मिलेंगे, दैट इज एएस 11 एंड एएस 16। ये दो स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको, एएस 11 और एएस 16। और ये लास्ट है हमारे स्टैंडर्ड, इससे पहले हम सारे स्टैंडर्ड कवर कर चुके हैं। ठीक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो सर एएस 11 और 16 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसे डालूंगा। कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। एक बार हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। जो हमने एनालिसिस वाला पीडीएफ बनाया था वहां पर आपको पता लग जाएगा कि हम इसको कहां पर रख सकते हैं। ये देखिए जी, अगर हम इस पीडीएफ के हिसाब से चलते हैं तो देखो जी, एएस 11 और 16, तो सर ये एएस 11 और 16 नवंबर 19 से देखोगे अगर आप, तो एक तो नवंबर 20 में आए दोनों क्वेश्चन, एएस 11 पे भी आ गया 16 पे भी आ गया। उसके बाद सीधा आपका दिसंबर 21 में आया एएस 11 के ऊपर क्वेश्चन। इस बार मुझे लगता है सर एएस 16 से क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का। एएस 16 काफी टाइम से पूछा नहीं गया, तो आई थिंक सर एएस 16 से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो देख लेंगे। तो एएस 16 मुझे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट आ सकता है। बाकी देखते हैं आरटीपी और पास्ट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेंगे। देखिए जी, पहले एक बार नाम, एएस 11 का नाम क्या है डिटेल में नाम बताएंगे। एएस 11 का नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आपके एएस 11 का नाम है। ठीक, पूरा नाम लिखना, आपको शॉर्ट में मत लिख देना। कुछ बच्चे इसको शॉर्ट में ना फॉरेन एक्सचेंज स्टैंडर्ड बोल देते हैं। ठीक है, आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि फॉरेक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड है, लेकिन एग्जाम में आप हमेशा पूरा नाम लिख के आओगे, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक। एएस 16 का नाम है आपका बोरोइंग कॉस्ट, ये छोटा सा नाम है, बोरोइंग कॉस्ट। एएस 11 में हम क्या पढ़ते हैं सर? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम देखते हैं। जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। इट कैन बी प्रॉफिट ऑल्सो, इट कैन बी लॉस ऑल्सो। और बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? बोरिंग कॉस्ट होती है इंटरेस्ट वगैरह की कॉस्ट। तो इंटरेस्ट वगैरह की कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है? कई बार इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कर दिया जाता है। कब कैपिटलाइज होगा वो हम इस स्टैंडर्ड में सीखते हैं। जनरली हमें तो पता है कि सर हमने किसी लोन पे अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, कई बार हमारा लोन का जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है वो पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ ना होकर एसेट की कॉस्ट में भी ऐड कर दिया जाता है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर इंटरेस्ट का एक्सपेंस लग रहा है और कुछ कंडीशंस होती है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ये एएस 16 की बातें हैं। तो ये दोनों स्टैंडर्ड हम आज वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आरटीपी से। तो आरटीपी पे अगर आप आए तो आरटीपी मई 2022, मई 22 आरटीपी। ये लो जी, आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा एएस 11 के ऊपर और 20 मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आरटीपी में एएस 16 के ऊपर। तो लास्ट ही देख लेंगे हम। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है एएस 11 के ऊपर। आई होप आपको सब कुछ विजिबल है। देखिए जी, एएस 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुमार लिमिटेड बोरोड यूएस डॉलर 3 लाख, लोन लिया उसने यूएस डॉलर 3 लाख का ऑन 31 दिसंबर 2020, विच विल बी रीपेड एज ऑन 30 जून 2021। ठीक है सर, 31 दिसंबर 2020 को उन्होंने क्या करा, एक लोन लिया है 3 लाख डॉलर का, और इसकी रीपेमेंट कब होगी? 30 जून 2021 को होगी रीपेमेंट। ठीक है सर। कुमार लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31 मार्च 21। उसका जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो सर 31 मार्च 21 को अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी दैट इज रूपी
एंड फॉरेन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर ऑन द डिफरेंट डेट इज एज फॉलोज। ये आपको एक्सचेंज रेट दे रखे हैं। 31/12/20 को एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 44 रुपीज का। 31 मार्च 21 को $1 है 44.5 का, और 30 जून 2021 को $1 है आपका 44.75 का। ठीक है सर। Calculate the borrowings in reporting currency to be recognized in the books of accounts on the above mentioned date and also show the journal entry for the same। ठीक है, आपको दिखाना है कि बुक्स में ये लोन को किस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी। एंड सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ द बोरिंग्स वर रीपेड ऑन 28 फरवरी, साल खत्म होने से पहले ही उसको अगर आप रीपे कर देते हो, जिस दिन एक्सचेंज रेट है 44.20 का, तो व्हाट एंट्री शुड बी पास। तो दो केसेस में आपको आंसर देना है। पहले तो नॉर्मली आपको 30 जून को ही रीपेमेंट दिखानी है, और दूसरे केस में आपको 30 जून की बजाय 28 फरवरी को रीपेमेंट दिखानी है। ठीक, लोन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट क्योंकि रेट भी दे रखा तो हम कर नहीं सकते। हम सिर्फ लोन की अकाउंटिंग करेंगे कि लोन का अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे कि सर सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो लोन है ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है या नहीं है। सर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम एफसीएमआई, कोई भी आइटम फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम तब कहलाएगी जब उसके साथ कोई पैसा रिसीवेबल आ रहा हो या अकाउंट पेबल आ रहा हो। मतलब आपकी या तो कोई ऑब्लिगेशन हो उस आइटम के साथ अटैच, या आपके पास कोई राइट हो कि पैसा मिलेगा। ध्यान से सुनो कि अगर किसी आइटम के साथ आपकी कोई ऑब्लिगेशन है कि पैसा पे किया जाएगा, या फिर आपका कोई राइट है कि पैसा मिलेगा, तो वो आइटम आपकी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम कहलाएगी। और जितनी भी आपकी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होती है उसको आप बैलेंस शीट डेट पे क्या करते हो सर, रीस्टेट करते हो, उसकी वैल्यू को क्या करते हो, रीस्टेट कर देते हो एक्सचेंज रेट में, और वहां पर आपका एक एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज डिफरेंस निकल के आता है, उसको आप अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका दिखाते हो। उसमें भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाने के लिए आपके क्या होता है सर, शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है या लॉन्ग टर्म है। अगर तो शॉर्ट टर्म है तो पीएनएल में राइट ऑफ कर दो, अगर लॉन्ग टर्म है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस एक्सचेंज डिफरेंस को डेफर कर सकते हो बाय ट्रांसफरिंग इट टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी मिट डिफरेंस अकाउंट आप इसे कह सकते हो, एज पर पैराग्राफ 4646A। सर अभी 4646A की एप्लीकेबिलिटी कब तक चलेगी? देखो अभी ये 31 मार्च 20 को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से इसको भी डेफर कर दिया गया है, तो अभी तक आप डेफर ही मानो, 4646A खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। ठीक है जी, आइए जी। तो अब इसकी एंट्री आपको बुक्स में डालनी है। तो ये तो पता लग गया सर लोन है, लोन तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, और ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, तो हम इसके एक्सचेंज डिफरेंस को पीएनएल में डालेंगे। लेकिन एफसीएमआई है तो हम ईयर एंड पे बैलेंस शीट डेट पे हम इसका एक्सचेंज डिफरेंस भी निकालेंगे। फर्स्ट केस में तो निकल जाएगा, सेकंड केस में क्यों नहीं निकलेगा? सेकंड केस में इसलिए निकलेगा क्योंकि बैलेंस शीट डेट तक आप जा ही नहीं रहे, उससे पहले ही आप लोन को रीपे कर दोगे। तो सेकंड केस में, सेकंड पार्ट में आपका एक्सचेंज डिफरेंट बैलेंस शीट डेट पे आपको रीस्टेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आओ जी अब एंट्री डालते हैं, तो फटाफट एंट्री डालते हैं और फिर हमारा आंसर भी इसको टैली करेंगे। पहली एंट्री, ये इसमें पहला पार्ट कर रहा हूं, पहले पार्ट में भी आपकी फर्स्ट एंट्री कब डलेगी? पहली एंट्री आपकी डलेगी, लोन कब लिया आपने? 31/12/20 को। तो 31/12/20 को आप क्या एंट्री डालोगे? पैसा आएगा आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, शॉर्ट में लिख देता हूं फॉरेन करेंसी लोन, आपको तो पूरा लिखना है सर नरेशन के साथ जर्नल का फॉर्मेट बनाकर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, $3 लाख का आपने लोन लिया, तो 3 लाख इंटू एक्सचेंज डिफरेंस। देखो 31/12/20 को एक्सचेंज रेट कितना है आपका? 44 रुपीज का है, तो 3 लाख इंटू 44, 3 लाख इंटू 44 आपका कितना हो गया? 13 लाख 132 लाख, 132 लाख का आपका लोन हो गया। ठीक है जी, तो 31/12/20 को आप लोन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? 132 लाख का। ठीक है जी, उसके बाद 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 21 को आप अपने लोन को रीस्टेट करोगे। रीस्टेट किस रेट पे करोगे सर? रीस्टेट करेंगे 31 मार्च 21 का रेट है 44.50, तो अब आपका लोन बुक्स में कितने में शो करेगा? 3 लाख इंटू 44.50, तो यानी कि 1,33,50,000, 133.50 पे, तो यानी कि आपको लॉस हो रहा है। आपको लॉस हो रहा है कितने का? क्योंकि लोन की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है आपको, माइनस 132 लाख, ये कितना हो गया? 1,50,000। तो 1,50,000 से आप क्या करोगे? अपना लोन बढ़ाओगे और एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्ड करोगे, तो आप बोलोगे एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू
फॉरेन करेंसी लोन 150 से आपने बढ़ा दिया। सर ये 150 कैसा आया? 3 लाख इंटू डिफरेंस, डिफरेंस था 50 पैसा पर डॉलर, ठीक, तो 3 लाख इंटू 50 पैसा, ठीक। अब 31 मार्च को ये जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है इसको क्या करोगे? पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे। ये एक्सचेंज लॉस आ रहा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस 150, ठीक। और फिर 30 जून 21 को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ये अगले फाइनेंशियल ईयर की बात होगी, 30 जून 21 को अब आपका लोन कितना है? लोन है सर आपका 1,33,50,000 का हो गया था। अब आप इसे रीपे करोगे, जब रीपे करने गए तो लोन की वैल्यू और बढ़ गई 44.75 होगी। अब आप लोन पे करोगे, लोन की एंट्री क्या डालोगे सर? फॉरेन करेंसी लोन, वो कितने से खत्म होगा? वो होगा सर 1,33,50,000 से, क्योंकि बुक्स में लोन इतने का आ गया। आपकी जेब से पैसे कितने जाएंगे टू बैंक? आपको 3 लाख डॉलर चुकाने पड़ेंगे, लेकिन किस रेट पे? 44.75 के रेट पे। तो कितना हो गया ये? 3 लाख इंटू 44.75, ये हो गया आपका 134,25,000। अभी भी फिर दोबारा आपका क्या हो गया सर? एक्सचेंज डिफरेंस लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 75,000 का। तो दोबारा ये 75,000 आपका क्या होगा? पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो 30 जून को एक और एंट्री डाल देना, पीएनएल टू ईडी 75,000, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था? सेकंड पार्ट में कह रहा था वो आपको यहीं पर ही करके दिखा देता हूं मैं। सेकंड पार्ट में द क्वेश्चन वाज सेइंग कि अगर आप लोन की रीपेमेंट 28 फरवरी को करते तो क्या होता? देखो सेकंड पार्ट में ये एंट्री तो सेम रहती भाई, ये तो बुक्स में रिकॉर्ड इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री है तो सेम रहती। उसके बाद ये वाली एंट्री आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सेकंड पार्ट में, सीधा सीधा आप 28 फरवरी को क्या करोगे? लोन की रीपेमेंट कर दोगे, क्योंकि विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर हुआ तो हमें ईयर एंड पे जाना ही नहीं है, रीस्टेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पे कर दो। पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी सर? फॉरेन करेंसी लोन। सर अभी लोन तो हमारा बुक्स में कितने पे है? 132 पे है टू बैंक। पेमेंट कितनी होगी? 3 लाख डॉलर इंटू 28 फरवरी को रेट क्या है? 28 फरवरी का रेट है आपके पास 44.20, 3 लाख इंटू 44.2, तो ये आ गया 132,60,000। तो यहां पर आपको 60,000 का लॉस हो गया। दिस विल बी योर एक्सचेंज डिफरेंस 60,000, और इसको आप क्या करोगे? पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे 28 फरवरी को, पीएनएल टू ईडी 60, ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो रीस्टेट कब करना है? रीस्टेट करना है ईयर एंड पे, ठीक। ईयर एंड से पहले अगर आपने पेमेंट कर दी तो रीस्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा आप ईडी निकाल लोगे। अब मैं इसका आंसर आपको बुक से दिखाता हूं कि इंस्टीट्यूट क्या लिख रहा है इसका आंसर। चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चाहे थ्योरी क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया है कि आप एएस के बारे में जरूर थोड़ा बहुत लिख कर आओगे, एएस का नाम नंबर जरूर लिखोगे। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो तब भी एएस का नाम नंबर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर एएस का नाम नंबर लिखने के हैं। अगर नाम नंबर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। लो जी, थोड़ी बहुत आप थ्योरी लिख सकते हो तो लिख देना, लेकिन एटलीस्ट एएस का नाम नंबर जरूर लिखना। एज पर एएस 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, a foreign currency transaction should be recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and foreign currency at the date of the transaction। वो कह रहा है इनिशियल रिकॉग्निशन किस तरीके से होती है कि ट्रांजेक्शन रेट पे जो रेट है उस रेट पे आप क्या करोगे? अपनी आइटम को रिकॉर्ड कर लोगे। मोर ओवर एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, ध्यान रहे किसको रीसेट करना है? फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को, शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। अकॉर्डिंगली ऑन 31/12/20 बोरिंग विल बी रिकॉर्डेड एट 132 lakhs, ये हमने निकाल लिया था, और 31 मार्च 21 को बोरिंग्स विल बी रिकॉर्डेड एट 133,50,000, और ये उसकी एंट्री है। बैंक टू लोन थी,
फिर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस टू लोन थी, फिर लोन को पे करने की एंट्री 30 जून को डली थी हमारी, ठीक है जी। हालांकि इसने एक्सचेंज डिफरेंस को राइट ऑफ नहीं किया, हम राइट ऑफ करेंगे। इन केस बोरिंग्स वर रीपेड बिफोर बैलेंस शीट डेट द एंट्री वुड बी एज फॉलोज। ये सीधा एंट्री डलेगी 28 फरवरी को। इनिशियल रिकॉग्निशन की तो सेम रहेगी, बाद में 28 फरवरी को एंट्री डलेगी ये वाली। द एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 150 अराइजिंग बिकॉज ट्रांजेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड एट डिफरेंट रेट, ये 150 का डिफरेंस इस वजह से आया। The exchange difference of 75 is arising because the transaction has been settled at exchange rate of 44.75 different from the rate at reported in the financial statement that is 44.450। और 60,000 का जो डिफरेंस है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो सेटलमेंट करी है 44.20 पे करी है, जबकि उसे रिकॉर्ड कितने पे किया था, 44 पे किया था। ठीक, तो ये हो गया आपका AS11 क्लियर है। नाउ कम टू AS16 क्वेश्चन नंबर 20। दो क्वेश्चन है, 16 के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं इस बार आने के, AS16 के, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट। एन एंटरप्राइज हैज कंस्ट्रक्टेड अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट विच इज अ क्वालिफाइंग एसेट। उन्होंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई क्वालिफाइंग एसेट है। एक एसेट क्वालिफाइंग एसेट कब बनता है, एक एसेट क्वालिफाइंग एसेट तब बनता है जब उसको बनने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा लोन का। That is to be installed in the production line of the manufacturing plant। ठीक है, the equipment has been constructed over a period of 15 months, 15 महीने लगे कंस्ट्रक्ट होने में। However, on installation, certain calibrations are required to achieve the desired level of production before it is finally commissioned। वो कह रहा है इंस्टॉल करने से पहले हमें उसमें कुछ क्या करना था, उसकी प्रोडक्शन टारगेट को चेक करने के लिए हमें उसमें कुछ कैलिब्रेशंस करनी थी। This process is expected to take approximately 2 months during which test run will be made। वो कह रहा है फाइनल इंस्टॉलेशन से पहले हमें उसके अंदर कुछ टेस्टिंग करनी थी और टेस्टिंग करने में 2 महीने का समय लगेगा। Should the borrowing cost attributable to the borrowing pertaining to the 2 month of the test run should be capitalized। तो ये है आपका क्वेश्चन सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के ऊपर कि कैपिटलाइजेशन आपको कब रोकनी है। इसके लिए रूल क्या कहता है, AS16 कहता है कि आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को कब सीज करोगे, जब आपका एसेट जो होता है वो रेडी टू यूज हो जाता है। ऑल द एक्टिविटी substantial activities on the asset have been completed and asset is ready to use। minor modifications या small marketing activities, उसकी वजह से आप अपनी एसेट की सेसेशन को रोकोगे नहीं, वो सीज हो जाएगी कैपिटलाइजेशन। ठीक, तो कैपिटलाइजेशन कब सीज होगी, जब आपका एसेट एक तरीके से रेडी टू यूज है, ऑल द एक्टिविटीज ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है जी। अब इस केस में भाई एसेट को बनने में 15 महीने लगे, लेकिन 2 महीने के लिए टेस्टिंग के लिए हमने एसेट को रख लिया। तो टेस्टिंग करने से पहले एसेट रेडी टू यूज नहीं है, एसेट जो है वो टेस्टिंग करने के बाद ही रेडी टू यूज होगा। तो ये जो 2 महीने का पीरियड है ये कैपिटलाइजेशन पीरियड ही कहलाएगा। यहां पर आप कैपिटलाइजेशन रोकोगे नहीं, इसलिए ये 2 महीने की जो बोरिंग कॉस्ट है इसको भी आप कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि जो आपकी कैपिटलाइजेशन है कंप्लीट कब होगी, जब ये टेस्टिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है जी। आओ जी देखते हैं। As per AS16, borrowing cost, capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale is completed। कि सारी एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारी एक्टिविटीज जो है जो उसके ऊपर कंप्लीट हो गई हो। On installation of equipment, an evaluation has to be made to conclude whether substantially all the activities necessary to prepare the asset are completed। भाई एंड में आप एकदम से एसेट को पुट टू यूज पे नहीं डालोगे, आपको एक बार उसकी टेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। After an equipment has been installed, it is usually tested and adjusted for the commercial production before it is finally commissioned। कि भाई सामान कहते हैं ना कि आपने कोई मशीनरी इंस्टॉल करी, आप मशीनरी से डायरेक्टली सामान अपना निकालने नहीं लगोगे, भाई आप देखोगे तो सही कि जिस रिक्वायरमेंट में मैंने मशीनरी बनाई है क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पर वो कह रहा है कि टेस्टिंग का समय 2 महीने का है। The calibration and adjustment required during this period are performed in order to bring the equipment up to the stage at which it is ready to commence the commercial production।
Until the asset reaches the stage when it is ready to support the commercial level of production, it is not appropriate to conclude that substantially all the activities necessary to prepare the asset are completed. कि भाई ये सारी कैलिब्रेशन करने से पहले आप ये नहीं बोल सकते कि सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये कैलिब्रेशन करना भी आपकी कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है. Therefore, the borrowing cost incurred during the normal period of test runs are required to be capitalized. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन अच्छा है. नेक्स्ट, should capitalization of borrowing cost be continued when the qualifying asset has been constructed but marketing activities to sell the asset are still in progress? नहीं सर, marketing activities हमें कोई लेना देना नहीं है. जैसे ही asset पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाता है, all the substantial activities related to the construction of the asset are completed and asset is ready to use, तो आप उसकी कैपिटलाइजेशन को सीज कर दोगे, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. मार्केटिंग एक्टिविटीज वगैरह होना ये आपकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन वो जो पिछले क्वेश्चन में टेस्टिंग थी, टेस्टिंग आपकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. ठीक, तो ये जो मार्केटिंग एक्टिविटी होती रहेंगी ये तो सब चलती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है. तो इसकी वजह से आप कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू नहीं रखोगे, उसको सीज कर दोगे. तो मार्केटिंग एक्टिविटीज के दौरान अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट लग रही है तो वो आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी, वो आपकी पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगी, एक्सपेंस ऑफ कर दोगे आप उसे. देखो, as per the provision of AS 16, capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete. Further, the standard also explains that an asset is normally ready for its intended use or sale when its physical construction or production is complete, even though the routine administrative work might still continue. If minor modification such as decoration of a property to the user specification are all that are outstanding, this indicates that substantially all the activities are complete. अगर माइनर मॉडिफिकेशन है, जैसे डेकोरेशन करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको रैप करना, उसके अंदर कुछ भी छोटे छोटे कुछ काम करवाना, तो उसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि भाई एसेट हमारा रेडी टू यूज है, ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, क्योंकि वो सब तो सर आगे तक चलती चली जाएंगी. The emphasis in this standard is to prepare the qualifying asset for its intended use or sale and not the actual activity of sale. कि भाई यहाँ पर qualifying asset का जो पर्पस है वो actual activity के ऊपर नहीं है, आपको देखना है कि क्या वो ready to use है, intended जो activity है उसके ऊपर वो complete हो चुकी है या नहीं हो चुकी. Therefore, where the physical construction of the asset is complete, substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset or its intended use or sale are complete. Therefore, in the given case, borrowing costs pertaining to the period during which marketing activity to sell the asset are still in progress should not be capitalized as the part of the cost of the asset. ठीक है जी, तो ये है आपका RTP of May 22. Now come to next, November 21. November 21. Mona Limited purchased a plant for $1 lakh on 1st December 20. ठीक है सर, एक प्लांट खरीदा है $1 लाख का. कब खरीदा है? 1 दिसंबर 2020 को. पेबल आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद आपको उसकी क्या करनी है? पेमेंट करनी है. कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months at 49.15 per dollar. Exchange rate per dollar on 1st December was 48.85. ठीक है सर. How will you recognize the profit or loss on the forward contract in the books of Mona Limited for the year 31 मार्च 21? ठीक है जी. एक्सचेंज रेट ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी सर आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है AS 11 ये बताता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? फॉरवर्ड का मतलब होता है नाम से पता लग रहा है आगे का. ठीक, मतलब अगर आपको कई बार क्या लगता है कि हमें कि सर हमने कोई एसेट आज खरीद लिया, उसके ऊपर हमारी एक लायबिलिटी आ गई है, जैसे यहाँ पर आपने प्लांट परचेज करा, आपकी एक लायबिलिटी आ गई है जिसको आपको 3 महीने बाद पे करना है. तो आपके मन में डाउट है कि भाई 3 महीने बाद कहीं डॉलर का रेट जो है वो बढ़ ना जाए, 3 महीने बाद डॉलर का रेट बढ़ ना जाए. आज जो डॉलर का रेट चल रहा है 48.85 है और आपको 3 महीने बाद की पेमेंट 3 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, तो आपको लगता है कि सर डॉलर का रेट बढ़ना जाए, तो आप क्या करते हो? आप आज ही एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, आगे के 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि अगले 3 महीने बाद डॉलर का रेट कुछ भी हो,
डॉलर का रेट कुछ भी हो, मैं जिस रेट पे आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसी रेट पे मैं आगे के 3 महीने बाद डॉलर खरीद लूंगा। अब सिंपल सी बात है, मान लो डॉलर का रेट आज चल रहा है 48.85, तो आप 3 महीने बाद का किसी से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हो, तो मुझे बताओ कि क्या आपको 3 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 48.85 पे मिलेगा या ज्यादा पे मिलेगा? ऑब्वियसली ज्यादा पे मिलेगा। भाई आपको 3 महीने बाद का रेट, आपको 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सामने वाली जो पार्टी है जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बेच रही है, वो सर सेम रेट पे थोड़ी ना दे देगी आपको, वो भी तो अपना कुछ प्रीमियम रखेगी। तो उसने क्या करा, उसने आपको जो रेट कोट किया है आगे के 3 महीने का 49.15 किया है, ठीक है सर। अब अगर मान लो 3 महीने बाद एक्सचेंज रेट बढ़ के 50 रुपए हो जाता है, तो सर आपकी मौज होगी। कैसे मौज होगी? कि आपको 49.15 पे मिल जाएगा डॉलर। लेकिन एक्सचेंज रेट अगर गिर के 47 हो गया, तब आपको भयंकर नुकसान हो जाएगा। तब आपको क्या हो जाएगा? भयंकर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने 49.15 पे ले रखा है डॉलर, लेकिन एक्चुअली में जो रेट आ गया वो आ गया 47 हो गया। दिस इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, समझते हो? अब AS11 क्या कहता है? AS11 कहता है कि इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपने प्रीमियम पे करा है, जो आपने प्रीमियम पे करा है वो आपका एक्सचेंज डिफरेंस है। उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं, आप नॉर्मली PNL अकाउंट में अपने से राइट ऑफ कर दोगे। लेकिन अगर आपका जो 3 महीने का टाइम पीरियड है वो अगले साल में जाके फॉल होता है, तो आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कैसे करना पड़ेगा? कि सर नेक्स्ट ईयर में कितना टाइम पीरियड आ रहा है और इस ईयर में कितना टाइम पीरियड आ रहा है, तो आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसको प्रोपोर्शनेट करोगे बिटवीन द करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहां पर आपने प्रीमियम कितना पे करा है, एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? 49.15 पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आज डॉलर का रेट कितना है? 48.85। तो आपको कितना आपको लॉस हो रहा है? 0.30। हालांकि मैं इसे लॉस नहीं बोलूंगा, इसे मैं इसे प्रीमियम बोलूंगा कि प्रीमियम फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए 0.30 पर डॉलर का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो AS11 के हिसाब से ये एक्सचेंज डिफरेंस ही है, तो 0.30 पर डॉलर है, ठीक। तो आपके पास टोटल डॉलर कितने हैं? 1 लाख। तो कितना अमाउंट हो गया आपका? 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो यह जाएगा 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए का आपका प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसे आप क्या करोगे? इसे आप PNL अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे। ये लॉस है आपका, ये लॉस है, ठीक। अब देखते हैं सर कब राइट ऑफ होगा। 1 दिसंबर का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 3 महीने बाद का, तो 1 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1 मार्च को ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक। अगर ये आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा होता तो आप बाइफरकेट कर देते कि करंट ईयर में कितना जाएगा और नेक्स्ट ईयर में कितना जाएगा। यहां पर तो विद इन ईयर ही हमारा काम हो गया, ठीक है जी। आओ जी इसको रीड करें एक बार। अच्छा, ये तो इसने बेसिक सी कैलकुलेशन कर ली कि फॉरवर्ड रेट है 49.15 का, स्पॉट रेट आज के रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट, स्पॉट रेट है 48.85 का, तो प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी 0.30। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना आपका? $, 1 लाख। तो जो टोटल लॉस हुआ आपको 30,000 का विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 31/3/21, ठीक बेटा। नेक्स्ट AS16 क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। इन May 2020 ओमेगा लिमिटेड टुक अ बैंक लोन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है जी, एक लोन लिया। दिस लोन वाज टू बी यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। कंपनी ने क्या करा? एक लोन लिया है मई में लोन लिया, और इस लोन के पैसे से कंपनी क्या करेगी? अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगी। तो बिल्डिंग एक क्वालिफाइंग एसेट बन गया। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन जनवरी 21 में हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। द बिल्डिंग वॉज पुट टू यूज इमीडिएटली देयर आफ्टर, बिल्डिंग इमीडिएटली हमने क्या करा? पुट टू यूज में डाल दी। जनवरी 21 में हमने बिल्डिंग को यूज करना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट ऑन द एक्चुअल अमाउंट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टिल इट्स कंप्लीशन वॉज 18 लाख। वो कह रहा है कि बिल्डिंग की कंप्लीशन तक जो इंटरेस्ट हमारा इनकर हुआ है वो हुआ है 18 लाख रुपए का, ठीक है सर। जबकि जो टोटल इंटरेस्ट पेबल टू द बैंक टिल 31 मार्च इस 25 लाख, जबकि जो टोटल इंटरेस्ट हम पे करेंगे बैंक को 31 मार्च तक वो है 25 लाख रुपए का। मतलब टोटल इंटरेस्ट का खर्चा आ रहा है 25 लाख रुपए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन तक का खर्चा आया इंटरेस्ट का वो आया है 18 लाख रुपए का।
कंपनी का क्या ट्रीटमेंट है, कंपनी चाहती है कि वो पूरे 25 लाख को फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दे, मतलब कैपिटलाइज कर दे, and thus capitalize it on the plea that loan was specifically taken for the construction of the factory building. Explain the treatment. अगेन सर सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के ऊपर आ गया कि कैपिटलाइजेशन कब आप रोकोगे, तो फिर वही पॉइंट आता है कि कैपिटलाइजेशन तब रोक देंगे जब सब्सटैंशियल एक्टिविटी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट इज कंप्लीटेड एंड एसेट इज रेडी टू यूज, एंड एसेट इज रेडी टू यूज। तो यहां पर जो हमारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है वो जनवरी 21 में कंप्लीट होगी थी और एसेट रेडी टू यूज भी था, तो हमें वहीं पर ही सेसेशन कैपिटलाइजेशन को रोकना पड़ेगा। तब तक इंटरेस्ट कितना इंकर हुआ है, 18 लाख रुपए का, तो ये सिर्फ 18 लाख ही आपका कैपिटलाइज होगा, बाकी जो 7 लाख का इंटरेस्ट बचा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस ऑफ कर दिया जाएगा, उसे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो कंपनी का जो ट्रीटमेंट है वो गलत है। देखते हैं, छोटा सा देगा आंसर। AS16 clearly states that capitalization of borrowing costs should cease when substantial all the activity necessary to prepare the qualifying asset for its intended use is completed. Therefore, interest on the amount has been used for the construction of the building up to the date of completion, that is January 21 is 18 lakh alone can be capitalized. It cannot be extended to 25 lakh. ठीक है जी, तो ये हो गया आपका नवंबर 21। Now come to May 21। हाँ जी, लो जी, क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉरेन करेंसी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स कौन सी होती है, नॉन मॉनेटरी कौन सी होती है? सर बताया, मॉनेटरी आइटम वो आइटम्स होती हैं जिसके साथ आपकी कोई ऑब्लिगेशन अटैच्ड है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट, कि भाई आपकी कोई ऑब्लिगेशन है कि आपको पेमेंट करनी है, या फिर आपके पास कोई राइट है कि आपको पैसा मिल जाएगा, तो वो एक आपकी क्या है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होती है, और उसको आपको हर बैलेंस शीट डेट पे रीस्टेट करना होता है। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, क्या शेयर कैपिटल मॉनेटरी आइटम कहलाएगी? क्या शेयर कैपिटल के साथ आपकी कोई ऑब्लिगेशन अटैच है कि आपको पेमेंट करनी है? सर शेयर कैपिटल के साथ कोई ऑब्लिगेशन अटैच थोड़ी ना होती है, वो तो ओनर है, शेयर कैपिटल तो मालिकों की कैपिटल है, उसमें कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी ना आ रही है, तो ये आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम होगी। अगर यहां पर कोई आपकी डिबेंचर्स होते, अगर यहां पर आपके डिबेंचर्स होते तो डिबेंचर आपकी मॉनेटरी आइटम बन जाती, क्योंकि ऑब्लिगेशन अटैच है कि पेमेंट करनी है। ठीक, ट्रेड पेबल, यस सर, ट्रेड पेबल क्या है, क्रेडिटर है, आपकी ऑब्लिगेशन अटैच, आपको पेमेंट करनी है, तो ये मॉनेटरी आइटम हो गई। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस में आपके पास राइट है कि आपका पैसा है, आप यूज कर सकते हो, राइट है आपके पास कि आपका पैसा आप यूज कर सकते हो, तो ये भी एक मॉनेटरी आइटम है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहां पर कोई सर राइट नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम है। ठीक है जी, छोटा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ट्रेड पेबल्स ऑफ कैट लिमिटेड इंक्लूड अमाउंट पेबल टू जेबीबी लिमिटेड रुपीज 10 लाख recorded at the prevailing exchange rate on the date of transaction and transaction were recorded at $1.80 का। ठीक भैया, आपके पास कोई 10 लाख रुपए का क्रेडिटर है, आपने 80 रुपए के हिसाब से उसे रिकॉर्ड कर रखा है। एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट इज 85 रुपीज का, बैलेंस शीट डेट पे जो एक्सचेंज रेट है वो आपका 85 हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है सर, एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। 10 लाख डिवाइडेड बाई 80 अगर आप करते हो तो कितना डॉलर आ गया, तो ये आता है $12,500, डॉलर 12,500, डॉलर 12500। ठीक, अब 85 के हिसाब से आप रीस्टेट करोगे तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस कितना आएगा, 85 माइनस 80 इंटू 12,500, तो ये आता है 62,500। तो इस 62,500 को आप अपने पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे। आओ जी देखते हैं आंसर।
ये तो देख लिया था हमने, देखो शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी में आ गया, ट्रेड मॉनिटरी आ गया, कैश मॉनिटरी आ गया, पीपीई आपका नॉन मॉनिटरी। देखो जी, अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इनिशियल रिकॉग्निशन यूएस डॉलर 12500, दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय एसी। यूएस डॉलर 80 रुपए का है तो 10 लाख पे रिकॉर्ड किया। एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट इज $1.85 का है, तो एक्सचेंज डिफरेंस लॉस हो गया यहाँ पर आपको कितने का, 62,500 का। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि डेबिट पीएनएल अकाउंट बाय 62,500 एंड क्रेडिट ट्रेड पेबल। ठीक है, exchange difference on trade payable 62,500 is transferred to P&L account. Next question. AS 16 borrowing cost. When capitalization of borrowing cost should be ceased as per AS 16, ये हम देख चुके हैं, कई बार देख लिया हमने, cease कब कर दोगे, when substantial all the activities relating to the construction of the qualifying asset related to its intended use are complete and asset is रेडी टू यूज, तो आप कैपिटलाइजेशन को सीज कर दोगे। मेयर आपकी कोई मार्केटिंग एक्टिविटी हो, कोई आपकी नॉर्म जनरल मॉडिफिकेशंस हो, उसकी वजह से आपकी सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रुकेगी नहीं। ठीक, अब एक ना आपका एएस 11 और 16 के ऊपर मिक्स होके क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक, वो क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो सर, इंपॉर्टेंट होता है। शान बिल्डर लिमिटेड बोरोड अ सम ऑफ $10 lakh at the beginning of the financial year 1920 for its residential project at 4%। हमने 1920 में एक $10 लाख का लोन लिया 4% के रेट पे। ये बाहर से ही आपको रेट मिला हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का। द इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, एट द टाइम ऑफ द अवेलमेंट एक्सचेंज रेट जो था वो था 56 पर $, एंड द रेट ऑन 31 मार्च 20 बैलेंस शीट डेट पे जो रेट हो गया वो हो गया 62 पर $। If Shan Builders had borrowed the loan in India in Indian rupee equivalent, the pricing of loan would have been at 10.50%। अगर सेम लोन कंपनी इंडिया में लेती तो उसको 10.50 का इंटरेस्ट रेट मिलता। ठीक है जी, और बाहर कितना मिला है, 4% का। सर बाहर कम कैसे मिला, कम नहीं मिला, बाहर डॉलर के ऊपर 4% है और यहां पर इंडियन करेंसी का 10.5% है, तो घूम फिर के बात वही आ जानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस, कि सर अब इसमें यहां पर ना कुछ जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, यहां पर कुछ बोरिंग कॉस्ट होगी, कुछ आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा। फॉर द ईयर 31 मार्च 20 एज एप्लीकेबल, एज पर एप्लीकेबल एएस, तो एएस 16 भी लगेगा, 11 भी लगेगा। आओ जी, यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन से ही दिखाऊंगा। देखो यही एज इट इज आपको काम करके आना है जो यहां पर दे रखा है। सबसे पहले आप चेक करोगे इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 1920 कि भाई आपका इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बन कितनी रही है। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कितनी बन रही है, आपने $10 लाख का लोन लिया था, उस पर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और जब ईयर एंड में आपकी लाइबिलिटी बनेगी तो 62 रुपीज के हिसाब से तो आप इंटरेस्ट पे करोगे। भाई जब आपने लोन लिया था तब $56 का था, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करने जा रहे हो तब $62 का, तो आपको $62 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख का 4% इंटू 62, तो ये आता है आपका 24.80 लाख। ये आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी। ठीक, अब आप देखोगे आपका एक्सचेंज लॉस हुआ कितना, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, $10 लाख। जब आपने लोन लिया था तो डॉलर था $56 का, और बैलेंस शीट डेट पे डॉलर हो गया 62 का, तो आपकी लायबिलिटी कितने रुपए से बढ़ गई, $6 पर डॉलर, तो 6 इंटू 10 लाख, आपकी 60 लाख से लायबिलिटी बन गई। दिस इज योर एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस। लेकिन इसमें से कुछ पार्ट आपकी बोरिंग कॉस्ट है और कुछ ईडी है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, अब कहता है आपको इंटरेस्ट कंपेयर करना है। अब इस इंटरेस्ट को हम इंडियन रूपी के इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे कि अगर सेम लोन अगर आप इंडियन करेंसी में लेते तो आपको इंटरेस्ट कितने का पड़ता। देखो जी सर, अगर मैं सेम लोन इंडिया में लेता कि भाई $10 लाख चाहिए था, तो उस टाइम पे इंडिया में डॉलर था 56 का, तो मुझे 56 इंटू 10 लाख कितना हो गया आपका, 5 करोड़ 60 लाख। तो मुझे लोन कितने का लेना पड़ता, भाई सिंपल सी बात है, मेरे को $10 लाख चाहिए थे 1 जनवरी 19 को, 1 अप्रैल 19 को। ठीक है जी, तो मैंने $10 लाख यूएस से ले लिया। वो कह रहे हैं अगर सेम अगर आप इंडिया में ले लेते लोन तो आपको 10.50 का इंटरेस्ट पड़ता। तो अगर आपको सेम अमाउंट इंडिया में लेना होता तो कितना लेते, अगर आपने बाहर $10 लिया है
तो उस दिन डॉलर था 56 का, तो इंडिया में अगर आपको अमाउंट लेना पड़ता तो कितने का लेना पड़ता? 5 करोड़ 60 लाख का लोन लेना पड़ता। सिंपल सी बात है। ठीक, अब उस पे आपको कितने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता? 10.5% का। तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता? 58.80 लाख का। तो आपको फॉरेन में लोन लेने का फायदा हो गया, इस वजह से आप फॉरेन में जा रहे हो लोन लेने। ठीक, अब डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरिंग एंड फॉरेन करेंसी बोरिंग, कि भी लोकल करेंसी बोरिंग पे 58.80 का इंटरेस्ट होता और फॉरेन करेंसी पे आ रहा है 24.80 का। तो 24 लाख का जो ये जो आपका इंटरेस्ट का वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसको आप बोरिंग कॉस्ट बोलोगे। ठीक, तो वगैरह 60 लाख में से ये जो 34 लाख है ये आपकी बोरिंग कॉस्ट है और बाकी सारा अमाउंट आपका क्या है? एक्सचेंज डिफरेंस है। दस द टोटल बोरिंग कॉस्ट वुड बी 58.80 lakhs being aggregate of 24.80 lakh on foreign currency borrowing plus exchange difference this। तो ये आपकी सर टोटल बोरिंग कॉस्ट है 58.80 लाख की। एक करेक्शन करो, 60 लाख नहीं, सॉरी, ये हो जाएगी आपकी 58.80 लाख की। ठीक, इसमें से बोरिंग कॉस्ट आपकी 34 लाख है और बाकी आपका एक्सचेंज डिफरेंस है 26 का। ठीक, तो इसी तरीके से आप ट्रीटमेंट करके दिखा देना पेपर में, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, चलो भाई, तो ये आ गया आपका May 21 का क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। November 20। आइए, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। शेयर कैपिटल, दिस इज योर नॉन मॉनेटरी आइटम। ट्रेड रिसीवेबल, यहां पर राइट टू रिसीव द मनी है तो मॉनेटरी आइटम होगी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, ये सर आपका एसेट है, नॉन मॉनेटरी आइटम होगी। फिक्स एसेट भी आपकी नॉन मॉनेटरी होगी, सिर्फ एक ही मॉनेटरी आ रही है, दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड ऑन 1119 $15,000 के 75 पे। एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 19 इज 74 और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑन 7/7/19 इज 73। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain लॉस और गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन 1819 एंड 1920 एज पर AS 11। सर अगर मैं 1819 की बात करूंगा तो यहां पर आपके 1119 को क्रेडिटर कितने बन रहे हैं? क्रेडिटर हो रहे हैं आपके 15,000 इंटू 75 के। ठीक, अब आप इसे रीस्टेट करोगे, 75 की जगह रेट कितना हो गया? 74। तो यहां पर एक्सचेंज प्रॉफिट हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट हो गया आपको कितना? 15,000 इंटू 75 माइनस 74, तो एक, यानी कि 15,000 रुपए का आपका एक्सचेंज डिफरेंस हो गया प्रॉफिट। ये कौन से साल में हो गया? ये हो गया आपका 1819 में। तो इसे आप अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। अब 1920 की बात करूं तो 1920 में आपका जो एक्सचेंज रेट था वो 74 से 73 हो गया, 74 से 73 हो गया। अब आपको दोबारा इसको चेक करना पड़ेगा, यहां पर एक बार वैल्यू कर लो आप, 15,000 इंटू 74, तो आपका आ रहा है 11,10,000। इतने के क्रेडिटर्स है आपके, कौन सी डेट पे? 31 मार्च 19 पे। ठीक, अब जब आप पेमेंट करने गए 7/7/19 को, तो आप पेमेंट कितनी करोगे? पेमेंट करोगे आप क्रेडिटर्स डेबिट 1110, पेमेंट कितनी होगी आपकी? $15,000 इंटू 73 के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। $1095। अगेन आपको 15,000 का ईडी प्रॉफिट हो रहा है, टू एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट 15,000 का। ठीक, तो ये 15,000 का प्रॉफिट फिर दोबारा आपका पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा फॉर द ईयर 19
20। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट, वाइटल लिमिटेड borrowed an amount of 150 crore on 1st April 19 for the construction of boiler plant at 10% per annum। ठीक है सर, एक लोन लिया है 150 करोड़ का 1419 को, जिससे हम क्या करेंगे, अपना एक बॉयलर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years, 4 साल में प्लांट कंप्लीट होगा। सिंस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%, the accountant of Vital Limited capitalized 19.50 crore for the accounting period ending on 31 मार्च 20। ठीक है सर, वो कह रहा है कि इसने क्या करा, इसने 150 करोड़ पे 13% के हिसाब से इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है, लेकिन आपने लोन तो 10% पे लिया है, तो पहली गलती तो यही होगी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट तो 10% है, तो आपको 10% पे तो कैपिटलाइजेशन करनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी चलती रहा मार्केट में भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होने के तो कई सारे अलग फैक्टर्स भी होते हैं। ड्यू टू सरप्लस फंड आउट ऑफ 150 करोड़ एंड इनकम ऑफ 1.50 करोड़ वाज अर्न्ड एंड क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। वो कह रहा है जो लोन लिया था आपने 150 करोड़ का, वो पूरा आपने कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज नहीं किया, उसको आपने कहीं और भी लगा दिया और उससे आपने 1.50 करोड़ की कुछ इनकम भी अर्न कर ली। तो AS 16 कहता है कि जो आपने अमाउंट ऑफ लोन कैपिटलाइज किया है उस पे जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है, लेकिन अगर आपने लोन के पैसे से कुछ इनकम अर्न कर ली है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट में से वो इनकम आपकी लेस होकर जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटलाइज किया जाएगा। तो यहां पर आपका कैपिटलाइज अमाउंट कितना होगा, 150 करोड़ का लोन 10% के हिसाब से, तो ये बन गया आपका 15 करोड़। इसमें से आपने 1.50 करोड़ की कुछ इनकम अर्न कर ली, तो नेट में आपके 13.5 करोड़ का कैपिटलाइजेशन की जाएगी ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज का हम पढ़ चुके, ये आप देख लेना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट होगा, आ सकता है। नाउ कम टू May 20। लो जी, AXE Limited purchased fixed asset costing $5 lakh on 1st January 18 from an American company Messrs MM Limited. The amount was payable after 6 months, 6 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है। Company entered into a forward contract on 1st January 18 for 5 months at 62.50 per dollar। ठीक है, 62.50 per dollar की आपने क्या करी है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। एक्सचेंज रेट डॉलर का है 1 जनवरी 18 को 60.75 है और 31 मार्च 18 को आपका 63 हो गया। You are required to state how the profit or loss on the forward contract would be recognized in the books for the year 17-18 as per provision of AS 11। पहले तो देख लो प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना आ रहा है आपका। आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया 62.50 पे और उस टाइम डॉलर का रेट था 60.75, तो ये कितना आ गया आपका 1.75 पर डॉलर। 1.75 का आपका क्या हो गया, एक्सचेंज प्रीमियम आ रहा है, चेक कर लेता हूं। ठीक है जी, तो 1.75 के हिसाब से आपका जो अमाउंट बनता है वो बनता है इनटू 5 लाख, तो कितना बनता है 875। अब देखो 6 महीने का टाइम पीरियड, 1 जनवरी से अगर आप 6 महीने लगाते हो तो कब एंड होंगे जाकर, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई।
1 जुलाई को एंड होते हैं, तो 1/1/18 से 1 जुलाई 18, इसमें 31 मार्च ईयर एंड हो गया हमारा। तो 3 महीने तो आपको क्या करना है, 3 महीने का जो आपका प्रीमियम है वो तो इसी साल में आप राइट ऑफ करोगे, और अगले 3 महीने का अगले साल में। ठीक, तो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो इसे। देखो कैसे ये सब चीजें हो गई थी हमारी। 875 भी आ गया था। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 महीने का है, ये तो यहां पर क्वेश्चन में 6 महीने लिख रहा है। अच्छा, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है 5 महीने का, पेमेंट उसे 6 महीने की करनी है। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, ध्यान से मैंने पढ़ा नहीं। पेमेंट तो 6 महीने बाद की करनी है, लेकिन वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 5 महीने का ही ले रहा है। ठीक है जी, तो 5 महीने का ही ले रहा है वो। तो 3 महीने करंट ईयर में आ जाएंगे, 2 महीने अगले साल में जाएंगे। तो यहां पर 3 मंथ्स आपके 17-18 में आ गए, तो देयरफॉर लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन 17-18 विल बी 875 डिवाइडेड बाय 5 into 3 525, और रेस्ट 350 विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग ईयर 18-19। ठीक है सर, नॉर्मल है। Then assets and liabilities and income and expenditure items in respect of integral foreign operation are translated into Indian rupees at the prevailing rate of exchange at the end of the year. Okay, the resultant exchange difference in case of profit carried to other liability account and loss if any is charged to revenue. You are required to comment with AS11। ये सर हम फॉरेन ब्रांच के साथ कवर करेंगे। जब ब्रांच का टॉपिक करेंगे तो वहां पर फॉरेन ब्रांच को जो ट्रांसलेट करते हैं ना, उसके साथ मैं आपको ये कवर करा दूंगा। 16 पे आ जाओ, AS16। गोविंद लिमिटेड इशूड 12% सिक्योर डिवेंचर ऑफ ₹100 लाख ऑन 1 अप्रैल 18 टू बी यूटिलाइज एज अंडर। वो कह रहे 100 लाख रुपए के 12% के हिसाब से उसने डिवेंचर इशू करे, और उस पैसे को कैसे कैसे यूज किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग में 40 लाख, परचेज ऑफ मशीनरी में 35 लाख, और वर्किंग कैपिटल में 25 लाख। अब यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है, सिर्फ फैक्ट्री बिल्डिंग की क्वालिफाइंग एसेट है, ये दोनों क्यूए नहीं है। ठीक है जी। इन मार्च 19 कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एंड मशीन वाज इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/19 वाज 12 लाख रुपए। ड्यूरिंग 18-19 कंपनी हैड invested idle fund out of the money raised from the debenture in the bank FD and earned the interest of 3 lakh rupees. You are required to show the treatment of interest and also explain the nature of the asset। ये तो पता लग गया सर, ये QA है, ये QA नहीं है। ठीक, अब यहां पर कैपिटलाइज कितना करोगे। टोटल इंटरेस्ट का खर्चा आया है 12 लाख रुपए। कितने फंड पे, कितने फंड पे, 100 लाख पे, लेकिन कंस्ट्रक्शन में यूज कितना हुआ, 40 लाख, तो 40% ही आपका कैपिटलाइज होगा, दैट इज 480। ठीक, इसमें से भी आपने कुछ इनकम अर्न कर ली थी 3 लाख की। ठीक, तो 180, तो 180 आप कैपिटलाइज कर सकते हो, और बाकी जो इंटरेस्ट का खर्चा है 480, 12 लाख में से 480 गए, 720 का ये आप पीएनएल में राइट ऑफ कर सकते हो। आओ जी देखते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल कितनी है, 12 में से 3 गए, 9 लाख। इस 9 लाख को बाइफरकेट कर दो, ये आपका क्यूए है। ठीक, तो 9 लाख का 40% 360 कैपिटलाइज करो, और बाकी आपका जो होगा वो आपका पीएनएल में चला जाएगा। वैसे बेटर रहेगा आप इसको पहले ही लेस कर देना। ठीक है जी। ठीक, इसमें हमने एक एजम्पशन ली है कि मार्च के एंड में जाकर कंप्लीट हुआ है। अगर मार्च के बिगिनिंग में कंप्लीट होता तो ये 40 मंथ्स, ये फिर आप 11 महीने का करते। ठीक, मतलब कैसे करते कि 9 लाख इंटू 40/100, और उस पर भी आप 11 महीने का काम करते। ठीक है जी। बाकी आप एजम्पशन ये रखना कि ईयर एंड में हुआ है तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। ठीक, चलिए जी। अब आते हैं हम पास्ट एग्जाम्स पे। अब आते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पे। आई थिंक 2 ही पेपर में क्वेश्चन आए हैं, एक बार चेक करते हुए चलते हैं।
नवंबर 19। नवंबर 19 में ये आया है आपका फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन। इसको मैं ब्रांच पे कवर करा दूंगा, ये ब्रांच के साथ हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यू हैव, बाकी तो नहीं है, लास्ट में देख लेता हूँ। नहीं है जी, नवंबर 19 में वैसे तो AS 11 के हिसाब से इन्होंने बोला है फॉरेन ब्रांच, लेकिन वो हम ब्रांच के साथ देखेंगे, ठीक है। नवंबर 20, 20 में आपका ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये 13 हो गया, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, AS 16 का। वैसे क्वेश्चन है जो भी हमने किया, पढ़ो। On 15th April 19, RBM Limited obtained a term loan from the bank of 320 lakh to be utilized as under। इस 320 लाख के लोन को कैसे यूटिलाइज करेंगे? फैक्ट्री शेड में 240, इसमें मशीनरी पे 30, वर्किंग कैपिटल 24, परचेज ऑफ व्हीकल, ये टूल्स वगैरह के लिए, टेक्निकल नो-हाउ के लिए। इसमें से क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है सर? ये ही क्वालिफाइंग एसेट है, बाकी ये सब अदर है, ठीक। मार्च 2020 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, मान के चलते हैं सर पूरे मार्च के एंड में हुई है। अगर मार्च के बिगिनिंग में बोला होगा तो 11 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, 1 महीने का पीएनएल में जाएगा, ठीक। हम एज्यूम करेंगे कि मार्च के एंड में कंप्लीट हुई है। टोटल जो इंटरेस्ट लगा है बैंक, इस बैंक लोन पे 320 लाख पे, वो लगा है 40 लाख का, तो आपको कैपिटलाइज करना है। तो आप 40 लाख का 240 डिवाइडेड बाय 320, इतना पोर्शन तो आप कैपिटलाइज कर दोगे। 30 लाख तो आप कैपिटलाइज करोगे और बाकी 10 लाख रुपए ये आपका पीएनएल में जाएगा, ये ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक। अगर सर इस 30 लाख में मैं 11 महीने का काम करता तो इंटू 11/12 कर देते कैपिटलाइज, और 1/12 आपका पीएनएल में जाता, ठीक। लेकिन हमने एज्यूम करा है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो मार्च एंड में कंप्लीट हुई है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा 30 लाख का। बस थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देना तो आपका काम बन जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से आपको बताना है, ये इसने थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है, आप टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजम्पशन दे देना आपको कि एज्यूम दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 20, ठीक। नवंबर 20 के बाद जनवरी 21, इसमें AS 11 के ऊपर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट 1 का डी। डेटर इंक्लूड एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर S 9 लाख रिकॉर्डेड एट अ प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल्स एंड ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट $1 इज इक्वल टू 72। तो यानी कि कितने डॉलर के डेटर हो गए? $12,500 का काम हो गया, ठीक है। 73.5 US डॉलर था आपका 31 मार्च 20 को, और 1 अप्रैल 19 को डॉलर का रेट था 1 अप्रैल 19 को 72.50। हमें तो रीस्टेट करना है, हमें क्या करना है आपका रीस्टेट करना है। तो रीस्टेट कितने पे करोगे? डेटर डॉलर आपका बढ़ गया तो ये हो गया 70, तो डेटर पे डॉलर बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे ना। तो 18750 का आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, गेन पीएनएल में आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन 1 अप्रैल 19 को आपने लिया 75 लाख का, 5 लाख रुपए आपने रीपे कर दिया 31 दिसंबर 19 को। $1 था 70.50 का, ठीक है। 1 अप्रैल 19 को जो डॉलर था वो था 72.50 का, तो आपने लोन कितने डॉलर का लिया? डिवाइडेड बाय 72.5, ये लिया आपने 103,448 लोन लिया आपने डॉलर 103,448। आपने रीपे कितना कर दिया? 5 लाख रीपे कर दिया 31 दिसंबर को, 5 लाख 70.5 के हिसाब से 5 लाख
डिवाइडेड बाय 70.5, तो $7092 आपने रीपे कर दिए, $7092 आपने रीपे कर दिए। बचा कितना लोन? 96356। ठीक, अब क्या होगा? देखो जी, अब क्या होगा? अब 31 मार्च 20 को जो एक्सचेंज रेट है वो 73.5 है, और ये 96356 ये आपने किस रेट पे रिकॉर्ड करे हुए हैं? ये आपने 72.5 पे रिकॉर्ड करे हुए हैं। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, और ये लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है जी। तो कितने से बढ़ रही है आपकी? -72.5, 1 रुपए से बढ़ रही है। तो यानी कि इंटू 1 इसको मैं कर दूंगा तो 96356, ये आपका क्या हो जाएगा सर? ये एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, जिसे आप डेफर करोगे ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी मिट डिफरेंस अकाउंट। और ये जो पेमेंट करने में आपको फायदा या नुकसान हुआ, देखो पेमेंट करने में आपको क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? यहां पर आपको फायदा हो गया। क्यों? 72.50 की जगह पर आपने 70.50 के हिसाब से पेमेंट करी है, तो आपको फायदा हो गया होगा। ठीक, तो फायदा जो हुआ है ये आपका पीएनएल में जाएगा, और ये जो कन्वर्जन पे रीस्टेट करने पे आपको जो क्या हो रहा है, यहां पर आपको लॉस हो रहा है, ये आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में जाएगा, जिसको आप राइट ऑफ डेफर कर दोगे और राइट ऑफ करते जाओगे अप टू द पीरियड ऑफ लोन। ठीक है जी, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। ये थोड़ा पॉइंट के हिसाब से भी आप काम कर लेना। ठीक, 2 डेसिमल प्लेस तक काम कर लेना। ठीक, मैंने तो राउंड ऑफ कर दिया था, आप 2 डेसिमल प्लेस तक इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक, नेक्स्ट जुलाई 21, आई थिंक यहां पर क्वेश्चन नहीं था इसका। ये 2 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। जुलाई 21 में नहीं था, दिसंबर 21 में मिलेगा। पहले क्वेश्चन है, देखो जी, पीपी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम WWP लिमिटेड अ यूएस कंपनी अमाउंटिंग टू 40,88,952, इतने का लोन लिया इन्होंने। ट्रांजेक्शन वर रिकॉर्डेड एट $1.72 का, तो इसको 72 से डिवाइड करो, 408895, तो कितना डॉलर आ गया? $56791 आ गया। बैलेंस शीट डेट पर जो एक्सचेंज रेट हो गया वो हो गया 73.60 का, तो आपको एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है इनटू, देखो 73.60 माइनस 72। ठीक, अब डॉलर बढ़ गया, डॉलर आपका बढ़ गया, और लोन है तो लोन पे डॉलर बढ़ गया, तो ये लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? इनटू 56791, ये हो गया आपका ₹90,866, इतने का लॉस हो गया, 90,866 का लॉस हो गया। बट दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी मिट डिफरेंस अकाउंट, और इसे आप राइट ऑफ करोगे, डेफर कर दोगे इस लॉस को और राइट ऑफ करोगे ओवर द पीरियड ऑफ लोन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है। ठीक, डेटर वगैरह क्रेडिटर वगैरह ये शॉर्ट टर्म होता है। जैसे अगला क्वेश्चन डेटर का है, डेटर ऑफ पीपी लिमिटेड इंक्लूड एन अमाउंट रिसीवेबल प्रेक्षा लिमिटेड 20,150, जिसको आपने रिकॉर्ड किया है 73.50 के। आओ इस पर देखते हैं डॉलर कितने हैं, 2,00150 डिवाइडेड बाय 73.4, तो डॉलर आ रहा है आपके 27250। ठीक है जी, एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट इज 73.60, एक्सचेंज रेट ऑन 1 अप्रैल 20 इज 74। 1 अप्रैल 20 का तो कुछ नहीं करना भाई साहब। ठीक, डॉलर का रेट जो है वो 73.60 हो गया, तो इनटू बढ़ गया, तो यहां पर फायदा होगा, बढ़ेगा तो -73. क्यों? क्योंकि डेटर पे डॉलर बढ़ गया तो पैसा ज्यादा मिलने की उम्मीद है, तो फायदा होगा। 73.60 माइनस 73.4.2 इंटू 5450 रुपीज 5450, तो ये आपको फायदा हो गया एंड इट विल बी क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है। देखें एक बार, ये ठीक आ गया था हमारा।
मिड डिफरेंस अकाउंट में इसने बोल दिया है, पर देखो ट्रांसफर टू मिड डिफरेंस अकाउंट, ठीक। और ये भी ऑप्शनल केस है, मिड में डाल दो और या फिर पीएनएल में डाल दो। मिड में डालने के लिए आपको पैरा 46 ए फॉलो करना पड़ता है, जो कि अभी चल रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा 46 ए, तो आप सीधा पीएनएल में राइट ऑफ करोगे। फिर आपका लॉन्ग टर्म के भी डिफरेंस को पीएनएल में ही डालना है। और ये 5450 ये शॉर्ट टर्म का है, तो ये तो पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा, प्रॉफिट है ये आपका, ठीक है जी, बोलो, ठीक। चलो भाई, तो इसी के साथ हमारे एएस 11 और 16 हो गए खत्म, सारे एएस हमारे खत्म हो गए हैं। तो एक बार रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ये हो गया, 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 ये सारे एएस हमारे निपट गए, ठीक। अब हमारे पास चैप्टर बचे हैं। अगली क्लास, अगली वीडियो में आप लोग सर ये 3 टॉपिक करके रखोगे, प्री एंड पोस्ट, बोनस एंड राइट। ये 3 टॉपिक आप करके रखोगे, प्री पोस्ट बोनस एंड राइट, ठीक है जी। ये 3 टॉपिक आप करके रखोगे, कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कवर कराऊंगा। फिर आएंगे हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल और डिबेंचर पे, देन फाइनल अकाउंट कैश फ्लो, देन सिंगल एंट्री डिपार्टमेंटल ब्रांच, ये इकट्ठे ले लेंगे, ठीक। या इनमें से सिंगल डिपार्टमेंट ब्रांच को अलग कर लेंगे, देख लेंगे जैसे भी होगा, ठीक। तो अगली क्लास में आप आना प्री पोस्ट बोनस एंड राइट, ठीक। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी देखता हूँ डालने की, तो प्री पोस्ट बोनस और राइट ये आप अगली क्लास में रिवाइज करके आना। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।